बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। हरियाणवी मॉडल शिवानी यादव की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। तस्करी के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। शिवानी यादव के साथ एक और शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। मिर्जापुर से देहरादून में बेचने के लिए देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। शाम 7 बजे भाजपा की बड़ी बैठक होगी। मदन कौशिक के आवास पर यह मीटिंग रखी गई है। मदन कौशिक, संगठन महामंत्री अजय कुमार इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी के मद्देनजर ये मीटिंग रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे ब्यूरो चीफ अजित राठी का और जानने की कोशिश करते हैं। अजित, ये बताइए कि ये 7 बजे की मीटिंग आगामी रणनीति को लेकर है। जी समझता, देखिए ये बड़ी हाई प्रोफाइल बैठक है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष और 4 महामंत्री ही शामिल हैं, बाकी किसी को नहीं बुलाया गया है। और इसमें पार्टी के जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जो पिछले दिनों बीएल संतोष जब आए थे, जब उन्होंने समीक्षा की थी, उन कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा है, कि क्या रफ्तार है, और दूसरा मुख्यमंत्री का उपचुनाव कहां से लड़ा जाए, इस पर भी इस समय मंथन होना है। हालांकि कल भी एक बैठक बताई जा रही है जिसमें फाइनल निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कहां से लड़े, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इस समय क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी समीक्षा की जानी है और उन कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए और क्या किया जाना है। तो 4 महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस बात को लेकर के बैठ के मंथन करेंगे। और इसके अलावा चूंकि आने वाले दिनों में कोऑर्डिनेशन की एक बैठक होने वाली है, समन्वय बैठक जिसको कहते हैं, जिसमें संगठन, संघ और शासन के प्रतिनिधि होते हैं, तो उस बैठक को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है कि उस समन्वय बैठक के लिए क्या क्या इश्यू हो सकते हैं। तो फिलहाल जो अभी सरकार की कामकाज और मंत्रिमंडल का जो कामकाज है उन पर पूरी चर्चा हो रही है और इस बैठक में इसी तरह के बहुत संवेदनशील कई मुद्दे रखे गए हैं। जी बिल्कुल अजीत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ 4 मंत्री शामिल हैं इस बैठक में। हाई प्रोफाइल बैठक बताई जा रही है जिससे आने वाली रणनीति को लेकर चर्चा और मंथन होगी। दिल्ली में शनिवार को एक बार फिर से कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने बुलाई है। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत शामिल होंगे। बताया ये जा रहा है कि मीटिंग में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन भी हो सकता है। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर वापस गए हैं, उनमें से कुछ लोग वापस आना चाहते हैं, तो इस पर कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर यह बैठक है। और उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि सीएम तीरथ सिंह रावत आखिरकार चुनाव कहां से लड़ेंगे। भाजपा की तरफ से अभी तक स्थिति साफ नहीं है, मगर एबीपी गंगा आपको दिखाएगा कि सीएम की कहां से चुनाव लड़ने की संभावना है। सत्ता परिवर्तन के बाद भी उत्तराखंड भाजपा के भीतर असमंजसता की स्थिति बरकरार है। सूबे के मुखिया बदल गए, मगर पार्टी का मूल कार्यकर्ता अभी भी चुनावी मोड में नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं भाजपा संगठन अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर पाया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनाव कहां से लड़ाया जाए। उत्तराखंड भाजपा में इस समय जबरदस्त मंथन चल रहा है और मंथन के पीछे का एकमात्र विषय है कि मुख्यमंत्री को कौन सी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजा जाए। चूंकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुए 3 महीने हो गए हैं और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। 3 ही महीने बचे हैं। अगर 10 सितंबर तक वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहते या नहीं बन पाते तो उनकी सरकार पर संवैधानिक संकट आ सकता है। और राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं, दूसरे विषयों पर भी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा उस रणनीति पर भी काम कर रही है कि विधानसभा चुनाव न लड़ना पड़े और सितंबर के प्रथम सप्ताह में विधानसभा भंग करके सीधे चुनाव करा दिए जाएं, ताकि 2-3 महीने उनकी कार्यवाहक सरकार चलती रहे और तीरथ सिंह रावत कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। भाजपा के भीतर बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं का मत है कि मुख्यमंत्री को गंगोत्री से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि भाजपा विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद ये सीट खाली है। उत्तरकाशी की सीट तो खाली हो रखी है। अभी वहाँ पे जो पूर्व विधायक थे उनके निधन से वो सीट खाली हुई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो वहाँ से चुनाव लड़े, भाजपा वहाँ से चुनाव लड़वाए। अदरवाइज कोई और सीट खाली करते हैं तो इससे एक नकारात्मक संदेश जाएगा और अभी चीज़ों को लेकर के जनता का मनोबल भी इतना ऊंचा नहीं है
कि वो अन्य चीज़ों को लेकर के इस तरह का दृष्टिकोण रख सके। मुख्यमंत्री पर गंगोत्री से लड़ने का दबाव इसलिए भी है क्योंकि इस सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अगर सीएम को चुनाव लड़ाने के लिए कोई दूसरी सीट खाली कराई जाती है तो विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर हो सकता है कि कोरोना काल में दो जगह चुनाव कराकर जनता को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। इसलिए नैतिक तौर पर मुख्यमंत्री के लिए गंगोत्री जाने का दबाव बना रहेगा। गंगोत्री विधानसभा से उपचुनाव लड़ने का एक दबाव पार्टी के और मुख्यमंत्री के भीतर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो सूचनाएं मिल रही हैं उनसे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देगी कि गंगोत्री से ही मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। मगर सवाल यह है कि अगर गंगोत्री से चुनाव लड़ने की बात से सीएम इनकार करते हैं तो उनके पास कुछ और विकल्प हो सकते हैं। सबसे पहला विकल्प यमकेश्वर सीट खाली कराकर रितु खंडूड़ी को लोकसभा चुनाव लड़वा दिया जाए और मुख्यमंत्री यहां से उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच जाएं। लेकिन ब्राह्मण बाहुल्य होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी को चुनाव प्रचार के लिए मनाना होगा, तब राह ज्यादा आसान होगी। विकल्प नंबर 2, सतपाल महाराज से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए और उनकी सीट चौबट्टा खाल से तीरथ चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन महाराज क्या चाहते हैं इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अदद विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा जिस तरह के पसोपेश की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है, वहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं है। चूंकि उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री विधानसभा से जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे गोपाल सिंह रावत, उनका निधन हो चुका है और भाजपा पर इस बात का दबाव और मुख्यमंत्री पर भी इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि जो रिक्त हो चुकी है गंगोत्री विधानसभा सीट, वहीं से उपचुनाव लड़ लिया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की कोरोना अपडेट लेते हैं। आज नए कोरोना के केसेस हैं 388। कोरोना से 15 मौतें हुई हैं और आज के दिन 3242 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये है लेटेस्ट कोरोना अपडेट उत्तराखंड में, जहां केसेस में जाहिर तौर पर कमी आई है। सिर्फ 388 नए मामले ही सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, जबकि 15 लोगों की जान गई है। तो देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े तीर्थ पुरोहित अब खुलकर सरकार के सामने हैं। तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया गया तो भाजपा सरकार को इसका खामियाजा 2022 में भुगतना पड़ सकता है। देवस्थानम बोर्ड बना हुआ है और वो सुचारू रूप से काम करेगा। अभी उसका कोई पुनर्विचार का नहीं है। हमारा स्टैंड वही है, यदि हमें सत्ता मिल गई तो हम ये बोर्ड भंग कर देंगे। तीर्थ पुरोहित जो है इस बात का मूल्यांकन करेगी कि इस वक्त में कौन हमारा साथ दे रहा है। हम तो उन्हीं के साथ देंगे जो हमारे हक हकूक अधिकार और जो इस पुरानी पद्धति को, सनातन पद्धति को यथावत रखे। तुम्हारी जागीर नहीं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब पुरोहितों और सरकार के बीच ठन गई है। तीर्थ पुरोहित अब खुलकर सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। पुरोहितों की साफ चेतावनी है कि अगर देवस्थानम बोर्ड का फैसला रद्द नहीं हुआ तो सरकार को इसका खामियाजा 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी ने कहा कि कांग्रेस किसी भी हालत में देवस्थानम बोर्ड को सत्ता में आने पर लागू नहीं होने देगी, इसको निरस्त करेगी। तो तीर्थ पुरोहित जो है इस बात का मूल्यांकन करेगी कि इस वक्त में कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन हमारा साथ है। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि आप शीघ्र से शीघ्र इस देवस्थानम बोर्ड को जो है खत्म करें और जो तीर्थ पुरोहितों की जो 1.5 वर्ष से जो लंबित मांग है इसको पूरा करें। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी दरअसल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के एबीपी गंगा पर दिए गए बयान से शुरू हुई थी। सतपाल महाराज ने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं होगा, तभी से 4 धाम के पुरोहित आग बबूला है। हम तो इनके शुद्धि बुद्धि के लिए, हर चीज़ के लिए जो है कहीं बार कामनाएं की नहीं मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आएगी और हम तो उन्हीं के साथ देंगे जो हमारे हक हकूक अधिकार और जो इस पुरानी पद्धति को, सनातन पद्धति को यथावत रखे और 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। मगर तीर्थ पुरोहितों को अब कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में आई तो देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देगी। हमने देवस्थानम बोर्ड के बारे में इन्हीं के कार्यक्रमों में कहा, यदि हम सत्ता में आए तो हम इसे भंग कर देंगे। हम तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों की हत्या नहीं करेंगे।
साफ कहा था। हमारा स्टैंड वही है, यदि हमें सत्ता मिल गई तो हम ये वोट भंग कर देंगे। और तीर्थ पुरोहितों का जिस ढंग से अधिकार है और उनका आर्थिकी प्रभावित ना हो, इस सब का हम ख्याल रखें। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और उनके मंत्री कुछ बोल रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा, तो दूसरी ओर संस्कृति मंत्री ठीक इसके उलट कहते हैं कि इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद धर्मपुर के विधायक कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड को आकार दिया जाना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर दोहरा स्टैंड अपना रही है। हम कांग्रेस संगठन और नेता प्रतिपक्ष का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात को पुनः दोहराया है। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि अब उस सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा साफ जाहिर करने लगे। उत्तराखंड के चारधाम से जुड़ा पुरोहित समाज चुनाव में भी अहम भूमिका निभाता है। कहते हैं कि जिस किसी को पुरोहितों का आशीर्वाद मिल जाए उसकी राजनीतिक नैया पार हो जाती है। अब देखना यही है कि सरकार संतों की नाराजगी को किस तरह से शांत करवा पाती है। भाजपा के लिए समय इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री को खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना है, साथ ही गंगोत्री सीट पर भी उपचुनाव होना है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर और हल्द्वानी से अंकित और देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उधर खटीमा से लगती नेपाल सीमा पर नेपाल के लोगों के अतिक्रमण को लेकर एसडीएम ने निरीक्षण किया। एसडीएम के साथ पुलिस और एसएसबी के अधिकारियों ने नो मैंस लैंड का निरीक्षण किया। अब इस मामले की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि पिलर नंबर 997/17 और 996/1 के बीच की जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश की गई थी, मगर एसएसबी ने उसे नाकाम कर दिया। फ्लैट का जो बॉर्डर है हमारा भारत और नेपाल के मध्य मिलाघाट के पास, वहाँ पर कुछ नवाल नाथ के द्वारा खेती की जाने की सूचना एसएसबी द्वारा दी गई थी। तो उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मौके पर कहासुनी होने के बाद नेपाल के प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे और एसएसबी के कमांडेंट जो हमारे यहाँ पे मिलाघाट में तस्वीर है, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित है। उन दोनों की मध्य बातचीत को लेकर सहमति हुई है और प्रकरण की पूरी जांच पूरी रिपोर्ट बना के उनकी ओर से भारत सरकार को भेजी जा रही है और हमें भी दी गई है। नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां उच्च शिक्षा सचिव आनंद वर्धन को अवमानना नोटिस दिया गया। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून में 45 लाख की धांधली का ये मामला बताया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में धांधली की आशंका जताई गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नैनीताल से उच्च शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया है। अगर आप बात करें मॉनसून की, तो उत्तराखंड में मॉनसून से पहले ही लोगों की मुसीबतें शुरू हो गई हैं। बारिश की वजह से कहीं सड़क बंद होने लगी है तो कहीं लैंडस्लाइड से लोगों के घरों में दरारें हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश जारी है। प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से बारिश हुई, तो पहाड़ों से लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से सड़कें बंद। बड़कोट में तो बारिश की वजह से पानी खेतों में चला गया, पूरी फसल तबाह हो गई। और कुछ ऐसे ही हालात हमें देखने को मिल रहे हैं मॉनसून से पहले। और देहरादून में तो माल देवता में बारिश की वजह से सड़क पर मलबा आया, जिसकी वजह से मलबे में सड़क पर चारों तरफ किस तरीके से ये पूरी सड़क डूब गई, आप देखेंगे। यहां बताया जा रहा है कि मलबे को सही ढंग से डंप नहीं किया गया था, जिस वजह से वो बारिश के चलते ऊपर से बहकर सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन से पहले ही मुसीबत शुरू हो चुकी है। देहरादून में बारिश ऐसे बरसी कि सड़कों को मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। मूसलाधार बारिश के साथ बहकर आया मलबा माल देवता में सड़क पर इकट्ठा हो गया, जिस वजह से रोड घंटों तक बाधित रही। कुछ लोग मलबे के ऊपर अपनी बाइक को निकालने की कोशिश करते रहे, मगर उनकी कोशिश नाकाम रही और बाइक मलबे में धंस गई। इस रोड से होकर हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है, लिहाजा रोड बंद होते ही भीड़ जमा हो गई। लोग सड़क के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, मगर मलबा इतनी ज्यादा मात्रा में आया कि जेसीबी से हटाने में भी परेशानी हो रही है। जेसीबी भी मलबे के अंदर धंस गई है, जिस वजह से जेसीबी चालक भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है।
अभी तक मानसून सीजन आया भी नहीं है, मगर देवभूमि में भी से हालात बिगड़ने लगे हैं, जिससे आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद के साथ रवि कैतुरा की रिपोर्ट। तो उधर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कुमाऊं में पुलिस और प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने नैनीताल और कुमाऊं के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आवाजाही प्रभावित ना हो, इसके लिए कर्मचारियों को 24 घंटे डेंजर जोन पर नजर बनाए रखने के निर्देश हैं। मानसून के सीज़न में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि ज़्यादा प्रोन हैं, तो हम वहाँ की तैयारी अलग करते हैं। और मेनली हम देखते हैं कि हमारे जो मलबा है वो हाईवेज़ को जाम कर देता है, लोगों की गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं, तो उसके लिए हमने जो संबंधित विभाग है उनसे भी समन्वय स्थापित कर लिया है। और जो प्राइवेट लोग हैं, जिन लोगों के पास में JCBs रहती हैं, उनके भी हम लोग नंबर्स वगैरह डिस्प्ले करा रहे हैं, बोर्ड्स बनवा रहे हैं जिला प्रशासन के साथ। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करते हैं। इसी के विरोध में 11 जून को कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होने वाला है। उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर कांग्रेस का पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन होगा। और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस का जिक्र करना चाहता हूं, जिस सिलेंडर को कांग्रेस 400 पर छोड़ करके गई थी, आज वो 1000 रुपये में आम जन को मिल रहा है। तो ये हालत, ये स्थिति है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। एक और गरीब आदमी कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर कोरोना ने, महंगाई ने उसको जीना दुर्लभ कर दिया है। पिथौरागढ़ के थल कस्बे के पास अलमिया गांव के 12 बच्चों के कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप है। सीएमओ ने तहसील प्रशासन की टीम के साथ अलमिया गांव पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस गांव में अभी तक 46 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसे देखते हुए अलमिया गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमित 12 बच्चे भी शामिल हैं इनमें। हालांकि बच्चों को बुखार या कोई दूसरी समस्या या सिम्टम्स नहीं है। पास एक गांव में अलमिया करके है, उसमें 46 संक्रमण के केस आए थे, जिसमें से 12 बच्चे थे। तो हमने वहाँ खुद जाके देखा, सारे बच्चे एसिम्प्टोमेटिक है, किसी को भी उनको भी बुखार या कोई भी शिकायत नहीं है। पूरे गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। पूरे ग्रामवासियों को दवाई खिला दी गई है, बच्चों को स्पेशली दवाई बता दी गई है। डॉक्टर हमारे 4 निगाह रखे हुए हैं बच्चों के ऊपर, और किसी भी दशा में अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो हम उसको पिथौरागढ़ जिले में अस्पताल में शिफ्ट कर लेंगे।